हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। LICAO जो पोस्ट अभी निकली हुई है IT ऑफिसर के लिए और सेबी की जो पोस्ट निकली हुई है IT ऑफिसर के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट। अच्छा, ये जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम इस वाले वीडियो को। देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इसको अगर हम पार्ट में डिवाइड करें अलग अलग पार्ट्स में, तो काफ़ी सारे सेवरल पार्ट्स इसके बन जाते हैं। जैसे अगर हम बोले ईमेल सिक्योरिटी वाला एक पूरा अलग पार्ट हो जाता है, सिस्टम सिक्योरिटी है वो एक अलग पार्ट हो जाता है, या फिर डेटा ट्रांसमिशन जो हम कर रहे हैं मतलब ट्रांसमिशन से रिलेटेड सिक्योरिटी, वो एक अलग पार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें देखने वाले हैं वो है बेसिकली फायरवॉल, जो कि आपके सिस्टम पे जो डेटा है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर इंटरनेट से उसको किस तरीके से सेफ रखना है, या फिर जो डेटा आप एक्सेस करना चाहते हैं वो किस तरीके से सेफ डेटा आप एक्सेस कर पाते हैं, या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस डेटा को आप एक्सेस कर पाएँ। बेसिकली फायरवॉल जो होता है उसको हम यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, फायरवॉल की अगर हम बात करें तो सिंपल वे में इसको ऐसे समझिए, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं सबको एक बार दिमाग से निकाल दीजिए और एक चीज़ ध्यान रखिए बस कि फायरवॉल का मतलब जो होता है ये होते हैं सेट ऑफ रूल्स। मतलब कुछ रूल्स हैं, उनके सेट यहाँ पे बनाए हुए हैं। डेटा जो भी आप रिसीव कर रहे हैं या डेटा जो भी आप सेंड कर रहे हैं, अगर वो इन रूल्स को फुलफ़िल करता है तो ये एक फायरवॉल जो है ये अच्छी कैटेगरी में आएगी। मतलब कि क्या कि फायरवॉल जो है वो अपना काम कर रही है। अच्छा देखो, अब इसको हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, हमारे पास में एक होस्ट कंप्यूटर है, ये आप खुद भी हो सकते हैं, और ये है इंटरनेट। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड का वर्ल्ड वाइड वेब जिसको जनरली कहा जाता है, वैसे इंटरनेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इंटरनेट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो बेसिकली देखो होगा क्या कि ये जो होस्ट है या फिर जो आप खुद हैं होस्ट है कंप्यूटर, ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट सेंड करता है इंटरनेट पे। ये कोई सी वेबसाइट हो सकती है, हो सकता है कोई आप डाउनलोड करना चाहें कुछ भी चीज़, और यहाँ पे रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाने के बाद में यहाँ से इसको फुलफ़िल किया जाता है। तो ये जो रिक्वेस्ट थी इसका एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें डोमेन नेम सिस्टम है, या फिर हम बोलें वेब सर्वर है, तो इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। हम इसको सिर्फ बेसिक वे में ये समझ रहे हैं कि फायरवॉल क्या है। तो देखो होगा क्या कि अगर मान लीजिए यहाँ से आप लोगों ने कुछ भी चीज़ रिक्वेस्ट की, और वो चीज़ रिक्वेस्ट करने के बाद में जब आप उसको उसका एक्नॉलेजमेंट या फिर जो आपने रिक्वेस्ट किया है वही चीज़ अगर आपको मिलती है, तो दो केस यहाँ पे हो सकते हैं। या तो आपने जो चीज़ मतलब कि जो भी रिक्वेस्ट आपने जनरेट की, इसको ऐसे समझिएगा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी किसी MP3 सॉन्ग के लिए किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से। जब आपको उसका एक्नॉलेजमेंट मिला, मतलब कि जब आपने डाउनलोड उसका जब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर कोई रैंडम फाइल या फिर हम बोले मिसलेनियस फाइल जो कोई थी वो डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब देखो, फायरवॉल का काम क्या था कि जिस फाइल के लिए या जिस वेबसाइट पे आप लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की उस चीज़ को चेक किया जाता और उसी की रिक्वेस्ट को यहाँ पे रिसीव किया जाता। अब ये अलग अलग चीज़ों का मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन के साथ में ये चीज़ अचीव की जा सकती है, लेकिन वो डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज फायरवॉल होती है। तो हम इसको टॉपिक वाइज टॉपिक लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फायरवॉल क्या है। तो देखो, फायरवॉल को समझने के लिए आप ये समझिए कि ये जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है, अगर ये रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाने के पहले किसी एक ऐसी चीज़ पे हम लोग इसको रिसीव करके आगे प्रोसीड करें जो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स लगा के इस रिक्वेस्ट को और इसके एक्नॉलेजमेंट को चेक कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये कुछ सेट ऑफ रूल्स अपने अंदर लेके चलेगा, और ये जो सेट ऑफ रूल्स है ये फुलफिल किस तरीके से होंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे चेक की जाएंगी, इसके बाहर जो डेटा निकलना है या फिर बाहर का डेटा जो अंदर आना है वो सारा का सारा चेक किस पोजीशन पे किया जाएगा, इस पोजीशन पर। तो यहाँ पे डेटा चेक होने के बाद में देखो होगा क्या कि यहाँ पे जब सेट ऑफ रूल्स जो डिफाइन किए हुए थे उनसे डेटा को चेक किया गया। चेक करने के बाद में अगर डेटा ऑथोराइज्ड है या फिर जो डेटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वही डेटा आपको मिल पा रहा है तो उसको ऑथोराइज कर दिया जाएगा।
अगर वो डेटा या जो रिक्वेस्ट आप लोगों ने सेंड की है उसके रिगार्डिंग कुछ मिसलेनियस डेटा मिलता है आपको, या फिर जो रिक्वेस्ट आपने की है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, कुछ गार्बेज वैल्यू आपको मिल रही है, तो फायरवॉल क्या करेगी, उस रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डेटा उधर से रिसीव हो रहा है उस डेटा को डिस्कार्ड कर देगी। अब देखो, इसको हम समझते हैं कि जो फायरवॉल थी उसका बेसिक वर्क तो क्या था कि ये बेसिकली तो इधर से अगर मान लीजिए इंटरनेट साइट से कुछ मिसलेनियस डेटा है, या फिर हो सकता है कि आपके कंप्यूटर पे डेटा जो है उस डेटा को कोई चुराने की कोशिश करे, इंट्रूजन करने की कोशिश करे, या फिर हम बोले कि उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे, तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए बेसिकली फायरवॉल जो है वो पिक्चर में आई। अब यहाँ पे जो फायरवॉल है ये अलग अलग टाइप की होती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली तो दो ही कैटेगरीज में इनको हम देखते हैं, या तो हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल, या फिर हम इसको बोलते हैं हार्डवेयर फायरवॉल। तो इनको एक एक करके अगर हम देखें तो जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम स्पेसिफिक, और हार्डवेयर फायरवॉल अगर हम देखें तो ये सिस्टम स्पेसिफिक भी हो सकता है और नेटवर्क स्पेसिफिक भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सिस्टम स्पेसिफिक फायरवॉल जो है ये बेसिकली नॉर्मल हम ये बोल सकते हैं जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर है तो उस पर जनरली इस टाइप की फायरवॉल्स यूज मिली जाती है, जैसे विंडोज़ डिफेंडर है आपका, या फिर अवास्ट का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, कोई से भी एंटीवायरस की अगर हम बात करें तो वो खुद के अंदर इनबिल्ट एक फायरवॉल रखते हैं। तो ये तो होती है वो वाली जो एक सिंगल होस्ट को या एक सिस्टम को प्रोटेक्ट करे। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये नेटवर्क स्पेसिफिक होती है। मतलब कि क्या कि जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें कि ये कोई कंपनी है, उसके अंदर 200 के करीब कंप्यूटर्स हैं, तो वो जो 200 कंप्यूटर्स है उनके लिए अगर कोई फायरवॉल बनाई जाएगी तो बेसिकली कौन सी फायरवॉल रहेगी, हार्डवेयर फायरवॉल। अच्छा, इसको वापस से हम समझें तो ये जो हार्डवेयर स्पेसिफिक फायरवॉल है ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स के अंदर होते हैं, ये डेडिकेटेड रिसोर्सेज होते हैं। देखो, इसको ऐसा समझिएगा, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल थी ये कहाँ पे थी, हमारे कंप्यूटर में, मतलब हमारे सिस्टम में। तो ये रिसोर्सेज कौन से यूज में लेगी, रिसोर्सेज इन द सेंस कि रैम की जो रिक्वायरमेंट होगी या सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट होगी या फिर प्रोसेसिंग वाला जितना भी पार्ट है, तो उसके लिए रिसोर्सेज कौन से शेयर करेगी, हमारा खुद का कंप्यूटर। लेकिन अगर हम हार्डवेयर फायरवॉल की बात करें तो ये रिसोर्सेज कौन से शेयर करेगी, तो ये रिसोर्सेज शेयर नहीं करती है, इसके अंदर बेसिकली खुद का डेडिकेटेड रिसोर्स होता है, खुद की प्रोसेसिंग जो होती है वो अलग से रहती है। तो इसको जनरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक सर्वर इसके लिए अलग से लगा के रखा जाता है, तो वो काम करता है आपका जो भी फायरवॉल से रिलेटेड टास्क है उन टास्क को कंप्लीट करने का। अच्छा देखो, अब इस चीज़ को एक एक करके समझते हैं। कुछ ड्रॉबैक हैं इनके, कुछ एडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिक पार्ट है। देखो, सॉफ्टवेयर फायरवॉल की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक जो फायरवॉल है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या कि ये सिर्फ एक ही सिस्टम पे काम करेगी। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा भी करते हैं कि इनको दो या ज़्यादा सिस्टम से हम इसको लगाते हैं तो ओवरहेड जो होगा उस सिस्टम पे वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिक्वेस्ट होंगी वो ज़्यादा कंप्यूटर्स के लिए आ रही होंगी। जो रिक्वेस्ट फुलफिल इसको करनी है वो क्या करना रहेगा, जिस कंप्यूटर पे या फिर जिस मशीन पे इसको इंस्टॉल किया गया है वो खुद को भी प्रिवेंट करेगी इन चीज़ों से, और बाकी के जो सिस्टम्स जो इसके अंडर लगे हुए होंगे उनको भी प्रिवेंट करेगी। मतलब क्या कि रिसोर्स शेयरिंग जो है वो ज़्यादा होगी। तो हो सकता है कि ये वहाँ पे फेल हो जाए। तो उस पार्ट को बचाने के लिए हार्डवेयर फायरवॉल जो है वो पिक्चर में लाया गया। हार्डवेयर फायरवॉल क्या करता है, खुद का डेडिकेटेड रिसोर्सेज है, एक पूरा सर्वर है जिसका स्पेसिफिक काम क्या है, वो और दूसरे काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ फायरवॉल वाला काम करेगी। तो ये बेसिकली जो बड़े नेटवर्क होते हैं या फिर कोई कंपनी बोल लीजिए, उनके अंदर बेसिकली इसको, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर बेसिकली इसको यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे तो क्या कि बेसिक टाइप और बेसिक वर्किंग हम लोग समझ चुके हैं फायरवॉल की। तो ये जो दो टॉपिक है कि फायरवॉल क्या होता है और ये वर्क किस तरीके से करता है, ये बेसिक चीज़ें तो हम लोग समझ चुके हैं। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे जिससे क्वेश्चंस बेसिकली आपके बनते हैं वो है टाइप ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल के देखो टाइप की अगर हम बात करें तो बेसिकली तो दो ही टाइप रहते हैं, तीसरा एक दोनों को मिला के बना दिया जाता है। तो पहला वाला जो टाइप है वो कहलाता है आपका पैकेट फिल्टरिंग। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो इसको प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहा जाता है या फिर एप्लीकेशन फायरवॉल भी कहा जाता है। एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग ये बेसिकली करती है। और तीसरा पार्ट अगर हम देखें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको कहा जाता है हाइब्रिड फायरवॉल।
तो बेसिकली होते तो इसके दो ही टाइप हैं, आपका पैकेट फिल्टरिंग रहेगा पहला वाला पार्ट, सेकंड रहेगा आपका प्रॉक्सी फायरवॉल बोल लीजिए, ये एप्लीकेशन फायरवॉल बोल लीजिए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनाई जाएगी वो है हाइब्रिड। अच्छा देखो, कहीं कहीं किसी किसी लोकेशंस पर हाइब्रिड फायरवॉल की रिक्वायरमेंट भी होती है। मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे सिस्टम लेवल सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ जो प्रॉक्सी लेवल जो आपकी फायरवॉल है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा देखो, पैकेट फिल्टरिंग जो फायरवॉल है बेसिकली ये लेयर्स के नाम से भी जानी जाती है। बेसिकली अगर हम देखें पैकेट फिल्टरिंग तो कई बार आप लोग देखेंगे कि ये टर्म आपको लिखा हुआ मिलेगा लेयर 3 या लेयर 4, लेयर 3 फायरवॉल, लेयर 4 फायरवॉल। तो बेसिकली जो आपके आर्किटेक्चर्स होते हैं लेयर आर्किटेक्चर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो लेयर्स जो हैं आपकी, जैसे अगर हम लेयर 3 की बात करें तो स्टार्टिंग की जो 3 लेयर्स होंगी, तो लेयर 3 और लेयर 4 आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है आपकी वो होती है फिजिकल लेयर। बेसिकली जिस लेयर पे हम काम करते हैं वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो अगर हम देखें तो लेयर 3 जो है आपकी वो स्टार्टिंग की 3 लेयर्स पे काम करेगी, और लेयर 4 जो है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर भी आ जाता है। तो पहले जो यूज में ली जाती थी वो होती थी लेयर 3 फायरवॉल, जिसको पैकेट फिल्टरिंग के लिए यूज में लिया जाता था। अभी जो यूज में ली जाती है वो है लेयर 4 फायरवॉल। तो इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये क्वेश्चन वैसे आया भी हुआ है, पूछा भी गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी फायरवॉल है, नाम आपको लिख के दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि इनमें से कौन सी फायरवॉल है उसको लेयर 4 या लेयर 3 के नाम से जाना जाता है, या फिर उल्टा करके पूछ लिया जाएगा कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल इनमें से कौन सी लेयर वाली फायरवॉल हो सकती है या कौन सी नहीं हो सकती। तो ये तो है इसका बेसिक। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पर। तो ये मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो देखो इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका होस्ट कंप्यूटर है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने एक फायरवॉल लगाई हुई है और ये है आपका इंटरनेट। अब देखो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में होगा क्या कि ये जो होस्ट है किसी भी वेबसाइट के लिए या किसी भी डेटा के लिए अगर ये रिक्वेस्ट करता है तो बेसिकली देखो डेटा जो रिक्वेस्ट में जाएगा या फिर जो डेटा ये रिसीव करेगा ये बेसिकली किस फॉर्म में रहेगा, वो कहलाते हैं आपके डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स की फॉर्म में रहेगा। तो डेटा पैकेट्स जो रहेंगे आपके वो बेसिकली कुछ पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। इसको ऐसे समझिएगा कि डेटा पैकेट ही क्यों हुए, जैसे मान लीजिए कि इंटरनेट में एक्सेस कर रहा हूँ, कोई फाइल मुझे डाउनलोड करनी है, उस फाइल की साइज़ है अगर 10 MB, तो होगा क्या ये 10 MB की जो फाइल है ये एक साथ तो पूरी रिसीव होगी नहीं। क्या होगा कि इसका कुछ पार्ट जो है, मतलब कुछ पार्ट बोल सकते हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसको अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे मान के चलें कि इसको 100 KB के पार्ट में डिवाइड किया गया, तो ये जो 100 KB है ये एक सिंगल बनेगा आपका डेटा पैकेट। साथ ही साथ इसके अंदर क्या रहेगा आपका, कुछ अलग से कुछ पार्ट रहते हैं इसके अंदर। ये तो आपका रहेगा डेटा या फिर इसको पेलोड भी कहा जाता है। और जो ऊपर वाला पार्ट है इस डेटा पैकेट का, इसका ऊपर वाला पार्ट इसके अंदर क्या रहेगा, सोर्स का IP एड्रेस, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, पोर्ट नंबर ये डिसाइड करते हैं कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज में लिया गया है। जैसे अगर हम देखें कि पोर्ट नंबर जो है वो अलग अलग रहते हैं। HTTP है उसका पोर्ट नंबर अलग होगा, FTP का अलग होगा। तो ये जो पोर्ट नंबर है ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल बेसिकली यूज में लिया गया है। तो देखो होगा क्या कि यहाँ सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और पोर्ट नंबर, 3 तो ये पार्ट रहेंगे, और लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा, जो मेन पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका डेटा या पेलोड का। तो ये वाला जो पेलोड वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो है वो इसको एक्सेस नहीं करती है। वो एक्सेस किस किस चीज़ को करेगी, सोर्स IP को, डेस्टिनेशन IP और पोर्ट नंबर। अब इसको डायग्राम से हम समझें, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेबसाइट, एक वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट यहाँ से की गई, जैसे मान लीजिए उस वेबसाइट का IP एड्रेस ये है, या फिर हम इसको वेबसाइट ही लेके चलें, जैसे मान लीजिए google.com के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड की गई, तो ये google.com जो है ये जाएगा पहले इस फायरवॉल के पास में। यहाँ पे एक लिस्ट रहती है, बेसिकली हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि ट्रस्टेड जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं
उनकी लिस्ट यहाँ पे रहेगी जिसको कहा जाता है एक्सेस लिस्ट, या फिर इसको कई बार एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखो होगा क्या कि यहाँ पे इस चीज़ से मैच किया जाएगा, मतलब यहाँ से जो रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है और इधर से जो इसका रेस्पॉन्स होगा, इन दोनों को इस लोकेशन पे चेक किया जाएगा। मतलब एक बैरियर है बीच में जो चेक क्या करेगा कि जो डेटा इसके थ्रू इंटरनेट पे जा रहा है, इंटरनेट से जो डेटा आ रहा है वो इसके थ्रू अगर वापस से होस्ट पे जा रहा है तो वो इस लिस्ट से मैच होना चाहिए। मतलब सेट ऑफ रूल्स कुछ डिसाइड किए हुए हैं, उन सेट ऑफ रूल से अगर ये डेटा मैच हो जाता है आपका तो होगा क्या कि ये जो रिक्वेस्ट है फुलफिल कर दी जाएगी। सेकंड चीज़ एक और ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि google.com जो है, यहाँ से मैं कोई डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, तो जिस डेटा से हम करंटली मतलब रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स रिसीव करते रहते हैं उसको कॉन्वर्सेशन लिस्ट में डाल दिया जाता है। मतलब करंटली जैसे फेसबुक से अगर मान लीजिए हम डेटा रिसीव कर रहे हैं तो फेसबुक जो है आपका वेबसाइट का एड्रेस वो कॉन्वर्सेशन लिस्ट में चला जाएगा, मतलब जिससे आप इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, ये तीन चीज़ें चेक की जाएंगी। ये तीनों अगर मैच हो जाती हैं तो डेटा को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा, नहीं तो डेटा पैकेट को क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये पेलोड जो है उसको चेक नहीं कर पाता। तो ये चीज़ हो सकती है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने फेसबुक के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड की, यहाँ फेसबुक जो है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में है या एक्सेस लिस्ट में डला हुआ है, तो ये जो डेटा था ये आगे सेंड कर दिया गया, इंटरनेट से इसकी रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स आया, यहाँ पे चेक किया गया कि facebook.com से आया है और इसको होस्ट तक सेंड कर दिया गया। लेकिन उसमें यहाँ पर जो पेलोड वाला पार्ट है, यहाँ पे मिसलेनियस डेटा हो सकता है कोई वायरस इसमें भेज दिया गया हो, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो यहाँ तक का जो पार्ट था, यहाँ तो हमने देखा है पार्ट नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे प्रॉक्सी फायरवॉल। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आप बेसिक समझ सकें, क्वेश्चंस इन पे किस तरीके से बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।